पाठ 11 विशेषण। देखिए, आप संज्ञा और सर्वनाम के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषता में ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल विशेष या कुछ अच्छी बात या ख़ास बात बताई जाए। विशेषण से यहाँ अर्थ है कि संज्ञा या सर्वनाम को और अधिक अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम का और अच्छे तरीके से वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, अब इसे पढ़िए। मैं अपनी मम्मी के साथ बाज़ार गया, छोटी बड़ी दुकानों से बाज़ार सजा था। अच्छा, अब दुकानों की विशेषताएं क्या है? छोटी बड़ी, आकार के बारे में बताया गया है यहाँ। तो दुकानों को और डिस्क्राइब किया है और अधिक उसका वर्णन किया है उसके बारे में, उसे छोटी बड़ी बताकर। हमने बहुत सारा सामान खरीदा, तो सामान कैसा था? बहुत सारा, ये भी एक विशेषण है। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना था? कपड़ा अगर सिर्फ कहा जाता कपड़ा खरीदा तो उसमें पूरी डिटेल तो नहीं आ पाती कि कितना कपड़ा। यहाँ पर और अच्छे से उसका वर्णन किया गया है कि 2 मीटर कपड़ा। एक सुंदर घोड़ा, 1 किलो बर्फ़ी, 1 दर्जन केले। यानी हर चीज़ को आप देख रहे हैं कि यहाँ हर संज्ञा या सर्वनाम को और अच्छे से डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब देखिए, इसी में से विशेषण और संज्ञा शब्द छांट कर यहाँ दिए गए हैं। तो दुकान की विशेषताएं छोटी बड़ी, सामान की विशेषता बहुत सारा, घोड़ा कैसा था? सुंदर, केले कितने हैं? 1 दर्जन, कपड़ा कितना? 2 मीटर, बर्फ़ी कितनी? 1 किलो, संतरे कितने? 1 किलो, और कैसे? नारंगी रंग के, आकार में बड़े, और रसीले और खट्टे मीठे। ये सब क्या है? संतरों की विशेषताएं। तो ये संज्ञा शब्द है और इनको और अधिक शब्दों का इस्तेमाल करके विशेषण इस्तेमाल हो गए हैं। ये विशेषण है, यानी और अधिक शब्दों का इस्तेमाल करके इन्हें और अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये हुए विशेषण। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ संज्ञा शब्द ही हो, सर्वनाम भी हो सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें ही विशेषण कहते हैं। यानी कि ये जो विशेषताएं बताई जा रही हैं ये शब्द तो हुए विशेषण, और ये सब किसके विशेषताएं? इन सब की। तो ये हुए विशेष्य। ठीक है, जो विशेषण में बताया जा रहा है वे हुए विशेषण, जो विशेषताएं बताई जा रही हैं वे विशेषण, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हुआ विशेष्य। जैसे पिताजी हमारे लिए हरे बादाम लाए। अब बादाम कैसे थे? बादाम ही संज्ञा, और ये बादाम कैसे हैं? हरे रंग के। तो हरे तो हो गया विशेषण। हरे कौन है? बादाम, तो बादाम हुआ विशेष्य। वह 10 किलो चीनी लाई। चीनी है संज्ञा और ये है 10 किलो, इसकी मात्रा यहाँ बताई गई है। तो 10 किलो हो गया विशेषण, और 10 किलो कौन है? चीनी, तो चीनी हुआ विशेष्य। अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने अभी एक उदाहरण पढ़ा, सामान बहुत सारा। सारा एक विशेषण था। ठीक है, अब सारा को भी और अधिक डिस्क्राइब कर दिया बहुत से, तो बहुत हुआ प्रविशेषण। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, नलिनी अत्यंत सुंदर लड़की है। अत्यंत नहीं कहा जाता तो क्या बनता? नलिनी सुंदर लड़की है। लड़की है संज्ञा, इसकी विशेषता है कि वह सुंदर है। ठीक है, अब सुंदर को बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो अत्यंत शब्द का इस्तेमाल किया। अब अत्यंत क्या हुआ? प्रविशेषण। ठीक है, अत्यंत और बहुत शब्द यहाँ पर क्या है? प्रविशेषण है। वह नालायक है, वह है सर्वनाम, इसकी विशेषता है कि वह नालायक है, तो ये हुआ विशेषण। अब इसको भी और अधिक डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जो है बहुत, तो ये हुआ प्रविशेषण। विशेषण के भेद। विशेषण यहाँ 4 प्रकार के दिए गए हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। देखिए, 3 नाम से तो आपको साफ पता चल रहा होगा। सार्वनामिक जहाँ सर्वनाम शब्द आए, संख्यावाचक जहाँ संख्या शब्द दिखाई दे आपको,
परिमाणवाचक जहाँ मात्रा दिखाई दे, संख्या में संख्या होगी और परिमाण में सिर्फ मात्रा होगी। और गुणवाचक, अब गुणवाचक में देखिए क्या क्या आते हैं। गुणवाचक में गुण दोष बताया जाएगा, रंग रूप, आकार प्रकार, स्थान, अवस्था, दशा, गंध, स्वाद, काल, स्थिति, दिशा, स्पर्श, ये सभी गुणवाचक में आते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु कैसी है, उसका रंग रूप क्या है, उसका आकार क्या है, किस स्थान पर है, किस अवस्था में है, किस गंध कैसी है, स्वाद कैसा है, तो ये सभी क्या है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को बता रहे हैं। अब गुण के अंदर सिर्फ गुण नहीं, केवल अच्छी बातें नहीं, दोष भी आ सकते हैं, तो गुण दोष बता रहे हैं। ठीक है, ये सभी बातें बताने वाले गुणवाचक होते हैं। जैसे सलोनी मुझे लाल कमीज़ देना, कमीज़ की विशेषता है कि वह लाल कलर की है, लाल रंग की है, तो यहाँ कमीज़ की विशेषता रंग से प्रकट की गई है, तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण। महानगरों में ऊंची इमारतें होती हैं, इमारतों की विशेषता है कि वह ऊंची है, यहाँ पर उसकी ऊंचाई बताई गई है, आकार बताया गया है। मुझे ठंडी लस्सी पसंद है, लस्सी की विशेषता है कि वह ठंडी है, तो ये सभी क्या हुए, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, स्थिति, गंध, काल, स्थान, स्वाद आदि का बोध करवाएं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर मात्रा का बोध होता है। वंदना ने 5 तोला सोना खरीदा। अब सोने को गिना तो नहीं जा सकता, लेकिन सोने को वजन को बताया जा सकता है, 5 तोला। तो परिमाणवाचक में वे विशेषण शब्द आते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल इस तरीके से उसे मात्रा में प्रकट किया जा सकता है। किसान 4 क्विंटल गेहूं लाया। अब गेहूं के दानों को गिना तो जा नहीं सकता, 4 क्विंटल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हुआ परिमाणवाचक। माँ ने भिखारी को थोड़ा सा आटा दिया। अब आटा कितना था, गिना नहीं जा सकता, तो थोड़ा सा शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जैसा कि इन एग्जाम्पल में आपने देखा 5 तोला 4 क्विंटल, ये निश्चित मात्रा है, लेकिन थोड़ा सा, थोड़े से में कितना, जो चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी है वो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है, या जो हमें थोड़ी सी लग रही है किसी और के लिए और भी कम हो सकती है, तो कुछ निश्चित नहीं है। तो ये हुआ अनिश्चित वाचक परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक, और ये अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, जैसे कि आपको नाम से ही साफ साफ प्रकट होता है, संख्या बताई जाती है। जैसे बच्चे ने दुकानदार से 5 कॉपियाँ खरीदी। अब देखिए संख्या यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि इस संख्या में और इस संख्या में अंतर है। वहाँ 5 तोला है जिसे गिना नहीं जा सकता, यहाँ 5 कॉपियाँ हैं जिन 5 कॉपियों को अलग अलग गिना जा सकता है। मनोज ने सुधीर को 100 रुपये उधार दिए। अब 100 रुपये की नहीं जा सकते हैं। कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, देखिए यहाँ कुछ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और परिमाणवाचक में भी कुछ शब्द का इस्तेमाल हुआ था, कुछ फल मुझे भी दे दो। लेकिन हमें पढ़ते ही साफ समझ आ जाता है कि यहाँ पे जब हम कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी उस कुछ को हम बता सकते हैं, भले ही हमने कुछ शब्द बोल तो दिया, पर अगर हमें गिनना पड़े तो हम गिन सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम नहीं गिन सकते, ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए ये आया है संख्यावाचक में। अब जैसे परिमाणवाचक के भी 2 भेद थे, निश्चित और अनिश्चित, उसी तरीके से संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में पता चल रहा है, ये संख्या निश्चित है 5 और 100, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और यहाँ कुछ बच्चे, अब इन बच्चों को गिना तो जा सकता है, पर कितना है वाक्य में तो नहीं पता चल रहा, तो अनिश्चित है। अब कुछ में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, कितने भी हो सकते हैं, तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो बताया गया है उसके भी 5 भेद और हैं। गणनावाचक, जिसे गिना जा सके, आधा, 1, 3, 1.25, 4 आदि। क्रमवाचक, क्रम यानी
सीरीज़ जो बताते हैं, सीरियल, जैसे फर्स्ट सेकंड आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी तरीके से प्रथम, द्वितीय, पहला, तीसरा। आवृत्ति विशेषण, आवृत्तिवाचक यानी किसी चीज़ की का बार बार होना, कितनी बार होना, यानी कितनी बार कोई काम हो रहा है, दुगुना, चौगुना, पाँच गुना आदि। समुदाय, समूह का जब बोध हो, दोनों, चारों, पाँचों, आठों, यहाँ पे समूह है, 2 का समूह, 4 का समूह, 5 का समूह, 8 का समूह। और प्रत्येक यानी हर एक, प्रत्येक, हर मास, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष, प्रति मास, एक एक या प्रत्येक। ठीक है, ये सब हुए निश्चित संख्यावाचक। अब मैंने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बता दिया है। मैदान में 7 बच्चे खेल रहे हैं, बाजार से 7 किलो आटा ले आओ। अब संख्या यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पर इसको हम गिन सकते हैं और इसको हम नहीं गिन सकते। हम आटे को नहीं गिन सकते पर हम बच्चे को गिन सकते हैं। उसी तरीके से कवि सम्मेलन में थोड़े ही लोग आए थे, कटोरी में थोड़ी सी चीनी दे दो। अब थोड़ा शब्द यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन लोगों को हम गिन सकते हैं, लेकिन चीनी को नहीं गिन सकते। तो ये इनमें अंतर है। ये संख्यावाचक में आ गया पहले वाला और दूसरे वाला हुआ परिमाणवाचक। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक जैसा नाम से ही बोध होता है, सर्वनाम शब्द। यह साड़ी बहुत सुंदर है। अब साड़ी की विशेषता कि वो सुंदर है, ये गुणवाचक है, और उसको भी उसके आगे भी एक शब्द और बताया, ये प्रविशेषण है। लेकिन साड़ी की तरफ संकेत करके बताया जा रहा है कि यह साड़ी, तो यह सब शब्द हुआ सार्वनामिक विशेषण। यह बस मेरे मित्र की है, वह बस मेरे मित्र की है। तो यहाँ बस की तरफ संकेत करके बताया जा रहा है, इसलिए वह शब्द हुआ सर्वनामिक विशेषण। उस मकान में आजकल कोई नहीं रहता, उस मकान में, इस मकान की तरफ इशारा करके बात कही जा रही है, तो उस शब्द हुआ सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़े वो सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा से पहले आए हैं और विशेषण का काम कर रहे थे। अब देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। वह बहुत बुद्धिमान है, वह नौकर बहुत परिश्रमी है। यहाँ पर जो वह शब्द है वो सर्वनाम है और यहाँ पर जो वह शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे किसी एक की बात हो रही है कि वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ पे नौकर की बात हो रही है और संज्ञा शब्द के पहले भी सर्वनाम आ गया, तो ये हुआ सार्वनामिक विशेषण कि वह नौकर, इशारा करके बताया जा रहा है। उसे बता दीजिए, यहाँ पे किसी का नाम आना था लेकिन नाम की जगह पे हमने सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया। यहाँ पर उस बगीचे में संकेत करके बताया जा रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए विशेषण की अवस्थाएं, जैसा आप इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कोई किसी शब्द के अपने मूल अवस्था में यानी अपनी असली अवस्था में होना मूलावस्था कहलाता है। जब उससे भी एक, जब किसी चीज़ से या दूसरे अन्य व्यक्ति वस्तु से उसकी तुलना की जाती है तो आती है उत्तरावस्था। और जब उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है या सबसे उत्तमता बताई जाती है कि ये सबसे अच्छा है, सबसे बुरा है, सबसे गंदा है, सबसे ऊंचा है, तो होता है उत्तमावस्था। जैसे महान, महत्तर, महत्तम। महान सिंपल है कि महान है, महत्तर यानी और महान है, या जब दो लोगों में कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो क्या कहेंगे, यह उससे महत्तर है। और जब बताया जाए कि उत्तमता या श्रेष्ठता बताई जाए कि सबसे महान है, तो क्या कहेंगे, वह महत्तम है। अब यहाँ बताया गया है विशेषणों की रचना किस प्रकार की जाती है। कई बार ई प्रत्यय लगाकर, पर ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द में हम ई प्रत्यय लगा देंगे और विशेषण बन जाएगा, या किसी भी शब्द में हम इनमें से कोई सा भी प्रत्यय लगा देंगे और बन जाएगा, नहीं। ज्ञान में ई प्रत्यय लगेगा तो विशेषण बनेगा ज्ञानी। ठंड में आ प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा ठंडा। शास्त्र में ईय प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा शास्त्रीय।
इसी तरीके से यहाँ दो दो उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। यहाँ बताया गया है सर्वनामों से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना, फिर अव्यय से विशेषण बनाना। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सरसाइज वर्क। घृणा का विशेषण होगा घृणित, प्रांत का विशेषण होगा प्रांतीय, स्वर्ग का विशेषण होगा स्वर्गीय। अब इस वाले क्वेश्चन में बताना है विशेषण और विशेष्य। संज्ञा की जो विशेषता बताई जा रही है वो होगा विशेषण, और किसके बारे में बात कही जा रही है वो होगा विशेष्य। जैसे युधिष्ठिर सत्यवादी थे, तो सत्यवादी शब्द हुआ विशेषण, पहला वाला जो है वो विशेषण है और दूसरे वाला विशेष्य है। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। तो सत्यवादी थे, ये है विशेषण। कौन थे सत्यवादी? युधिष्ठिर, तो ये हुआ विशेष्य। रमा आज काली साड़ी पहनेगी, काली साड़ी विशेषण है कि साड़ी काली है, काली कौन है? साड़ी, तो ये हुआ विशेष्य। ठीक है, ये सब विशेषण है, ये सब विशेष्य। इसी तरीके से यहाँ पे विशेषण शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये संज्ञा शब्द हैं, इनसे विशेषण बनाने हैं, और यहाँ ये प्रत्यय दिए गए हैं, इनसे एक एक शब्द लिखना है विशेषण।